हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टस एजुकेशन। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी और बेहतर चल रही होगी और आपको मेरे लास्ट सेशंस जो है वो पसंद आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। किस दिन को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये पूछ रहा है किस दिन को आपका विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक शब्द है ओजोन। अब ओजोन से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है और इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या क्या इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओजोन क्या होता है? हमारी अर्थ जो है उसके एटमॉस्फेयर में आपके 5 लेयर होती हैं। ठीक है, जिसमें आपके पहला क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आपका आयन मंडल और वायुमंडल। तो ये जो आपके पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है समताप मंडल में। ठीक है, और इसकी जो पृथ्वी से दूरी होती है वो अमूमन 10 से 50 किलोमीटर तक की रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका काम क्या होता है? ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, जो 95% ये जो है अर्थ पे आने से रोक देता है। इसका फायदा क्या होता है? इससे जो है पृथ्वी पे जो एनवायरमेंट है वो जीने लायक रहता है। और अगर ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे पहुंच जाएंगी, तो जो है वो जीवन पृथ्वी पे जो है जीने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो यहाँ पे हो जाता है आपका, अब जो है ये जो CFC जो है, अब एक गैस होती है CFC जो इस ओजोन को जो है वो नष्ट करती है। कौन सी गैस होती है दोस्तों? आपका CFC। अब ये कहां से निकलती है? ये निकलती है हमारे घर के फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जो भी होते हैं, AC वगैरह से ये CFC निकलती है और ये इसको जो है वो नष्ट करती है। तो इस प्रकार जो अगर ओजोन हमारे देश से एनवायरमेंट से नष्ट होती जाएगी तो हमारा जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए आपका 19 दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने एक दिन बनाया आपका 16 सितंबर। 16 सितंबर को उन्होंने कहा कि आपका वर्ल्ड जो है वो ओजोन दिवस जो है आपका मनाया जाएगा, जिससे इन सब चीजों को रोका जा सके और अर्थ पे जीवन बकाया चलता रहे। चलिए आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को आयोजित अपने ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाने और इसे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के लिए आपके मनाया जाता है। मतलब क्या? एक तो जागरूकता पैदा करने के लिए और आपका जो है इसके समाधान जो है खोजने के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। इससे ओजोन दिवस में जो होल है वो धीरे से कम हो, ताकि ओजोन परत आपके बरकरार रह सके। बहुत सी किताबों में तो ये लिखा भी गया है कि ऑक्सीजन से ज्यादा ओजोन मानव जीवन के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत पृथ्वी के लिए एक प्रकार की ढाल के रूप में कार्य करती है और इसकी पारिस्थितिक तंत्र से संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस दिन को आपके 1994 में संयुक्त राज्य महासभा द्वारा जो है मनाया गया था और इसकी थीम जो थी, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2022 की थीम जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो इसकी थीम है 2022 की, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां से हमें पता लग गया हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था। आपका 16 सितंबर इस क्वेश्चन का आंसर था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किसने किया? ऑप्शन देख लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, श्री PM नरेंद्र मोदी जी और श्री राजनाथ सिंह जी। तो अब ये क्या है? रामकृष्ण मिशन जो है इसके अंदर जो है आपका जागृति कार्यक्रम। अब ये कौन सा कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 15 सितंबर 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 1 से 5वीं तक छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का आपका शुभारंभ किया। अब इसके अंदर क्या करवा रहे हैं वो इसमें बताएंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के दर्शन के अनुरूप बच्चों में समग्र व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है। मतलब व्यक्तित्व की पूरी उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी खेल में हो, डांस में हो, अपने किसी भी पर्सनैलिटी, बोलने में, सिंगिंग में, मतलब हर चीज की जो है 1 से 5 तक बच्चे को शुरू में ही, जैसे वो प्राइमरी स्कूल में होता है, वहां पे उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए। इस चीज को लेके जो आपका ये जागृति कार्यक्रम आपका इन्होंने लॉन्च किया है। अब रामकृष्ण मिशन एक हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। रामकृष्ण मिशन एक आपका हिंदू धार्मिक और आध्यात्मिक संगठन है। ये आपसे पूछ सकता है। यह एक विश्वव्यापी आध्यात्मिक आंदोलन का मूल रूप है, जिसे रामकृष्ण आंदोलन या वेदांत आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम आ गया कि आपका रामकृष्ण आंदोलन को किस अन्य नाम से जानते हैं दोस्तों? तो आपका वो वेदांत आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं।
आइए रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ और बातें पूछ लेते हैं, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन बनता है। इनके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी इनके संस्थापक थे। कब ये स्थापना हुई इसकी? 1897 में इसकी स्थापना हुई। अध्यक्ष स्वामी स्मरणानंद आनंद जो है इनके अध्यक्ष हैं, और मुख्यालय कहाँ पे इसका? बेलूर मठ, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में डिजिटल एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने के लिए किस शहर ने फर्म पता नेविगेशन के साथ में आपके समझौते पर ज्ञापन किए हैं? अब यहाँ पे एक शब्द आया है आपका स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम जो है दोस्तों, वो आपका सबसे पहले किसने लॉन्च किया था और ये क्या कार्यक्रम है? ठीक है, तो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम आपका 25 जनवरी को 2015 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो है देश से 100 शहर जो है वो लिए गए थे, और इनको चुना गया था किस चीज के लिए? आपका कि इंसान को जो है मतलब वहां पर रह रहे हैं उस शहर के अंदर, वहां पे आपकी हर सुविधाएं जो जल्दी से जल्दी इसको इजीली आपके प्राप्त हो सके। तो ये कार्यक्रम आपका बना था। अब इसके तहत ही एक डिजिटल एड्रेस, यहाँ पे एक शब्द हो रहा है डिजिटल एड्रेस। अब ये क्या है, आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए एक फर्म पता नेविगेशन के साथ में समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। कौन सा? इंदौर। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या ऑप्शन में आ रहा है? इंदौर, रायपुर, इंदौर, अहमदाबाद या आपके लखनऊ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदौर। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। इंदौर में सभी सरकारी एजेंसी और आपातकालीन सेवाएं द्वारा पता ऐप से उपयोग में आपका किया जाएगा। मतलब जितनी भी वहां पे एजेंसीज हैं और जितनी आपातकालीन सेवाएं हैं, वो इस ऐप का इस्तेमाल करके जल्दी से जल्दी किसी भी एरिया का आपके अच्छे से पता लगा पाएंगे। दोस्तों ये जो था आपका, ये जनवरी नहीं, ये जून था, 25 जून। अगला पॉइंट देख लेते हैं। पता ऐप एक संक्षिप्त और विशिष्ट कोड है जो उपयोगकर्ताओं का विशिष्ट जियो टैग की गई जगहों पर खोजने में मदद करेगा। मतलब इसमें एक प्रकार का संक्षिप्त कोड होगा और एक विशिष्ट कोड होगा, जिसमें आपके जियो टैग की कहीं की भी कोई जगह है वो स्पेसिफिक मतलब जल्दी से जल्दी उसको बता दिया करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो गया वो आपका इंदौर हो गया। और ये एड्रेसिंग एड्रेस एक ऐप है जिससे लोगों को जल्दी से जल्दी सरकारी एजेंसीज हो चाहे आपकी आपातकालीन सेवा हो, वो उसको जगह का बारे में पता लगाने के लिए आपकी मदद करेगा। और मैं आपको बता दूं स्मार्ट सिटी की जो 2022 में आपकी रैंकिंग आई है उसमें इंदौर जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, जो कि कहां पर है आपका? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, अमृत सरोवर योजना, ये योजना जो है मोस्टली वो जल संरक्षण के लिए जो है बनी है। अब किस तरीके से ये काम करती है और कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है, ये आपका इसमें हमें देखना है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। आइए देखते हैं। मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश आपका अव्वल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा प्रदेश रहा है आपका अव्वल? उत्तर प्रदेश। लेकिन दोस्तों मैंने क्या कहा, हमें सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन नहीं याद करने, हमें उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी जानना है, ताकि उसके आसपास के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे एग्जाम में आए तो वो हमारे छूटे नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट जान लेते हैं। 8462 अमृत सरोवरों के निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश मिशन अमृत सरोवर के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के साथ आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। यूपी के भीतर लखीमपुर खीरी जिला, जिसमें 256 अमृत सरोवर के साथ वो शीर्ष स्थान पर उभरा है। मतलब यूपी में भी कौन सा आ सकता है आपका? लखीमपुर खीरी। मतलब यूपी के अंदर भी पूछ ले कौन सा नंबर 1 है तो वो आपका लखीमपुर खीरी है। अमृत सरोवर परियोजना आपके 24 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी। अब ये कब शुरू की थी? 24 अप्रैल आपके 2022 को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या था? नए जल निकायों के निर्माण और पुराने लोगों के कार्यकल्प के माध्यम से आपका जल संरक्षण जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है। अब आपसे आप पूछा जाए कि आपका जो ये पूछ लेता है कि अमृत सरोवर योजना जो है वो किस लिए बनाई गई थी, तो वो मेनली जो है वो जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी, जहां पे बहुत सारे
जल निकाय बने जाए और पुराने लोग जो हो उसमें काम कर रहे हैं उसको अच्छे से मेंटेन कर सके, जहां भी पहले तालाब वगैरह है उनको अच्छे से आपके कर ले, जल का संरक्षण होना चाहिए, इसलिए ये योजना मेनली आपके बनाई गई थी और उत्तर प्रदेश इसमें आपका नंबर 1 रहा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ की राज्यपाल कौन है, आपके आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। लखनऊ इनकी राजधानी है। जनसंख्या में आपका ये 2022 का डाटा 12 का डाटा है, 20 करोड़ 42 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। और मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जिले यहाँ पे आपके 75 हैं और राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये अक्सर ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, आप इनको अच्छे से नोट कर लें। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कश्मीर में किस झील पर भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को आपका पुनर्जीवित कर लिया है। मतलब कश्मीर में एक जगह थी जहां पे एनसीसी कैडेटों की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन वो जो है अब नहीं होती, अब दोबारा उस जगह को मेंटेन कर लिया गया है। तो आपका वो कौन सी झील के पास है पूछ रहा है आपसे, ये डल झील, बुलर झील और सुरिनसर झील और मानसबल झील। तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय कैडेट कोर कैडेटों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 33 वर्षों के बाद कश्मीर के गादरबल जिले के मानसबल झील पर नौसेना प्रशिक्षण को पुनर्जीवित आपका कर लिया गया है। कहां पे दोस्तों, आपके मानसबल झील पर। ऑप्शन में है बिल्कुल डी ऑप्शन जो है हमारा आपका इसका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं। जम्मू कश्मीर के लगभग 100 कैडेट प्रशिक्षण शिविर में आपके भाग लेने वाले हैं। कितने कैडेट? 100 एनसीसी कैडेट इसमें आपके भाग लेंगे। और सुरक्षा स्थिति के बिगड़ने के कारण 1990 के दशक की शुरुआत में इस प्रशिक्षण को है वो निलंबित कर दिया गया था। कब कर दिया गया दोस्तों? 1990 में, क्योंकि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद से घिरा हुआ है, वहां पे अक्सर जो है राज्य है और वहां पे जो है आतंकवाद के वो होते रहते हैं हमले, इसलिए 1990 को इसको निलंबित कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से इस चीज को चालू कर दिया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर भारतीय सशस्त्र बलों की आपकी यूथ विंग आपकी कहलाती है। अब इसके बारे में एनसीसी के बारे में बात चली है तो एनसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महानिदेशक कौन है आपका? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल हैं। आदर्श वाक्य क्या रहा है एनसीसी का? हमेशा रहा है एकता और अनुशासन। आप देखते होंगे जितने भी कैडेट्स हैं जो इंटर तक भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इंटर के बाद भी, तो उनको जो सबसे मेन उनका पॉइंट होता है वो होता है आपका एकता और अनुशासन। मतलब हमेशा अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन उनको सिखाया जाता है। ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और स्थापित कब हुआ था ये आपका? 1948 में, भारत की आजादी के 1 साल बाद ये आपका स्थापित हुआ था। तो आइए इसको भी हम अच्छे से जान लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर किस अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात किया गया है? दोस्तों यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप? अर्धसैनिक बल के पहले महिला ऊंट सवार दस्ते का तैनात किया गया है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। ठीक है दोस्तों, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी। अब ये यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बीएसएफ की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर आपका तैनात किया जाएगा। किसकी किया जाएगा? आपका बीएसएफ की। आइए बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं और इस पहले महिला ऊंट सवार दस्ते के बारे में थोड़ा और जानते हैं। यह दस्ता दुनिया में अपनी तरह का पहला दस्ता होगा। अब इस चीज को समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट ही यहां से इंपोर्टेंट बनाता है इस क्वेश्चन को। दुनिया में ये सबसे पहला दस्ता होगा। यह 1 दिसंबर 2022 को पहली बार बीएसएफ स्थापना दिवस परेड में भाग लेगा। कब इसकी? 1 दिसंबर को आपका इनका दिवस होता है 2022 को, ये इनके स्थापना दिवस में भाग लेगा। और बीएसएफ भारत सरकार का एक प्राथमिक रक्षक बल भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बीएसएफ के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। महानिदेशक कौन है इनके? श्री पंकज कुमार सिंह जी इनके महानिदेशक है। मुख्यालय इसका कहाँ पे है? आपके नई दिल्ली में। अब इस बारे में महिला सवार, प्रथम महिला ऊंट सवार, इसमें जो है आपके जब इसकी स्थापना होगी, जब इसके बारे में और अच्छे से वहां जान पाएंगे कि ये किस तरीके का होगा। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 15 सितंबर 2022 को अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसने आपकी शपथ ली है? तो ये है फ्रेंड्स वहां के आपके दूसरा कार्यकाल है और वहां के राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ
लेने जा रहे हैं। ठीक है, आइए इनका क्या नाम है। 15 सितंबर 2022 को जाओ लोरेको ने अंगोला के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल में शपथ ली है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? जोआओ आपके लोरेंको। 68 वर्ष के लोरेंको ने राजधानी लुआंडा में अंगोला की पहली महिला उपाध्यक्ष के साथ में ये शपथ ली है। और अंगोला जो है वो दक्षिण अफ्रीका का एक पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ठीक है दोस्तों, अंगोला के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। राष्ट्रपति कौन हुआ इनके? जोआओ लोरेंगो इनके राष्ट्रपति हो गए। राजधानी लुआंडा और मुद्रा क्या हो गई इनकी? अंगोलन कांजा। और महाद्वीप कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी ये आपके पश्चिमी तट पे है। ये इनकी फोटो है दोस्तों। ये अब इनका दूसरा कार्यकाल है। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल न्यूज है, कहाँ के राष्ट्रपति कौन के प्रधानमंत्री बदले, जो करंट इसके होते हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसते हैं। केंद्र और डैश सरकार ने 15 सितंबर 2022 को राज्य के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आपके हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने, और कौन सी ऐसी सरकार है जिसने 8 आपके आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिपुरा, असम, मणिपुर या नागालैंड। चलिए आइए किस तरीके का समझौता हुआ है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। केंद्र और असम सरकार ने 15 सितंबर 2022 को केंद्र के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की उपस्थिति में असम के 8 आदिवासी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौते पर आपके हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके असम ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका असम ऑप्शन में है। अब इस समझौते के अंदर क्या बात की गई है, आइए जानते हैं। इस समझौते पर आपके दस्तक से करीब 1100 लोगों ने हिंसा अपने छोड़ दी है। मतलब देखिए कितना अच्छा ये रहा शांति का कि 1100 लोग जो है असम के, उन्होंने हिंसा छोड़ दी है इस आपके प्रस्ताव के बाद में। जनवरी 2020 में केंद्र सरकार ने 50 साल से अधिक पुराने बोडो संकट को आपके समाप्त करने के लिए असम सरकार और बोर्ड प्रतिनिधियों के एक साथ ऐतिहासिक समझौते पर ये जो है आपके हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब असम की बात चली है और ये 7 सिस्टर्स में एक अपना स्टेट है, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब असम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असम की राजधानी आपकी दिसपुर हो गई। राष्ट्रीय वृक्ष कौन का हो गया इसका? होलोंग। आपका राज्य पशु जो हो गया वो आपका एक सींग वाला गैंडा। और ये मोस्टली एग्जाम से पूछे जाने वाला पॉइंट है कि असम का जो है वो राज्य पशु कौन सा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो गए इसके। भाषा असमिया भाषा हो गई। और राज्यपाल कौन हो गए आपके? जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये जो है बहुत चर्चित नाम है टेनिस के, और टेनिस के महारथी कहलाते हैं। इन्होंने जो है वो संन्यास की घोषणा कर दी है। आइए इनका नाम जानते हैं। राफेल नडाल, कैप्सर रूड, महेश भूपति या रोजर फेडरर। ठीक है, देखते हैं। 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब विजेता और महा टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोजर फेडरर ने आपके पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। किसने कर दी है फ्रेंड? रोजर फेडरर ने आपके कर दी है। ऑप्शन आपका डी। डी क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। और ये है इनकी फोटो रोजर फेडरर की। अब आइए इनकी थोड़ी सी उपलब्धि के बारे में जान लेते हैं, एग्जाम में वो भी पूछी जा सकती है। सितंबर 2022 में होने वाला लेवल कप उनका अंतिम एटीपी टूर्नामेंट आपके रहा। ठीक है, लास्ट उन्होंने 2022 में कौन सा लास्ट टूर्नामेंट खेला? आपका एटीपी टूर्नामेंट उन्होंने खेला। 8 खिताब कौन कौन से? 2003, 2007, 9, 12, 17 जीत चुके फेडरर आपके विंबलडन के सबसे सफल खिलाड़ियों में से एक है। ये एक टूर्नामेंट होता है, आपका सबसे सफल खिलाड़ी जो है वो आपके रोजर फेडरर इसमें रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार 2018 में आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है मैग्रैंड स्लैम जो है वो लास्ट में इन्होंने जीता था। तो ये कुछ इनकी उपलब्धियां थी और इन्होंने जो है अब से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने विल पावर नाम की एक पुस्तक जो है वो लिखी है? ये आप पुस्तक देख पा रहे हैं आपके विल पावर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं आपके। रोजर्ट मारिन, ठीक है, रशीद किदवई, विमल जालान या राजेश तलवार। तो इस फोटो में ही पिक्चर में ही देख पा रहे होंगे आपके, ये आपका मारिन जो है वो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। दोस्तों अक्सर एग्जाम्स में जो है पुस्तक वगैरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये इसका आंसर है, विल पावर आपके मॉरिन ने
आपके लिखे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।